नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। एक सवाल जिससे कि जो दिल है उसमें सवाल इतने सारे हैं और आग बबूला हो रहा है मन इस समय। सवाल पूछने को आतुर है पूरा देश कि आखिर मोदी जी की क्या मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप के आगे। रोज-रोज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी की बेइज्जती करते हैं, मोदी जी को बेनकाब करते हैं। वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी निहायत ही डरपोक, मोदी जी निहायत ही दो मुहा और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का अब कोई एजेंडा नहीं है। इतना ही नहीं, आज गुस्से से मन क्यों आग बबूला है कि मोदी जी के ही फेवरेट मंत्री पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो करीब 4 या 5 दिन लगाकर वॉशिंगटन में बैठे हुए थे। उनकी क्या बातचीत हुई है ये पता नहीं है, लेकिन लोगों ने ये भी लिखना शुरू किया सोशल मीडिया पर कि 3 दिन तक उनको कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला और वो कल देर रात या देर शाम ऐसा खबरों में आ रहा है कि वो वापस भारत लौट कर आ गए हैं और लगातार जो बेइज्जती करने का सिलसिला है डोनाल्ड ट्रंप का वो चल रहा है। अब कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल क्या बिना बातचीत के लौटे हैं ये पता नहीं है किसी को, क्या बातचीत हुई है ये भी पता नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत बजाय अपने जेब में कुछ अमेरिका से लाने के लिए वो तो असमर्थ है, लेकिन बहुत कुछ गंवा कर अब डोनाल्ड ट्रंप से रिश्ता बनाने की मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। आखिर इतनी मजबूरी क्या है? हम कनाडा या मेक्सिको या चाइना की तरह हम दो टूक बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी है? मोदी जी का मंत्री जाता है डोनाल्ड ट्रंप के दरवाजे, वो अपॉइंटमेंट मांगता है, उसके बाद क्या बातचीत गोलमोल होती है ये भी किसी को पता नहीं है। इन सारी चीजों से इस समय डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बहुत ज्यादा उथल-पुथल है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर हमारी मजबूरी क्या है और क्या अब भारत के जितने निर्णय हैं, जितने भी फैसले हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप लेंगे? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान हैं, प्रोफेसर आफताब कमल पाशा जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट हैं और डिप्लोमेट रह चुके हैं। प्रोफेसर पाशा आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट आपका भी स्वागत है। और प्रोफेसर पाशा से शुरू करती हूँ कि प्रोफेसर पाशा, पीयूष गोयल क्या बातचीत करके आए हैं और क्या ये सही बात है कि 2-3 दिन तक उनको कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला था? आखिर मोदी जी का मंत्री इतना बेबस समाचार कि वो अमेरिका जाता है और उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं रहती। जी। जी, ये जो शुरुआत हुई है जनवरी 20 से भारत की नीति अमेरिका के तहत शुरू से ही कुछ न कुछ खराबी है, गड़बड़ है और हम इतनी जल्दबाजी से काम ले रहे हैं, इतने डरे हुए हैं कि समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो जयशंकर वहां जाके इनॉग्रेशन में निमंत्रण के लिए कई दिन वहां रहे। सुनने में आता था कि प्रधानमंत्री भी वहां इनॉग्रेशन में जाने के उत्सुक थे, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया। लेकिन अंबानी वहां गए लाखों के रुपए टिकट खरीद के शो में। तो दूसरी बात जयशंकर भी वहां गए, लेकिन उन्होंने कई दिन गुजारे वहां निमंत्रण के लिए। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री इतनी जल्दबाजी में अमेरिका गए, कोई अच्छी तरह से तैयारी नहीं करके, एजेंडा करके। वहां से जो जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसमें कुछ खास अचीवमेंट नहीं मिला है उसमें, और सिर्फ एक तरफा दबाव आ रहा है टैरिफ के बारे में और भारत को क्या करना है और हम भारत पे क्या मजबूर करके हम हासिल कर सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड और दूसरे अन्य क्षेत्रों में। और सबसे चौंकाने वाली बात 2 अप्रैल से लागू होने वाले हैं टैरिफ, लेकिन हम उसके पहले ही जो है घबरा गए हैं और कॉमर्स सेक्रेटरी को वहां भेजते हैं, जबकि अभी अगर अमेरिका की नीति देखें चाइना या मेक्सिको या कनाडा के तहत, उन्होंने टैरिफ तो लगाया है, लेकिन 1-2 दिन बाद उसको वापस भी लिया है, घटाए भी हैं और कोई कंसिस्टेंसी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की टैरिफ के मामले में लेके। और सभी देश जिन पे उन्होंने टैरिफ थोपे हैं, चाहे चीन हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, मेक्सिको हो, ये दोबारा उनके खिलाफ ही टैरिफ लगाए हैं।
ना हम अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं और सिर्फ घटाने की बात कर रहे हैं बजट में, और प्रधानमंत्री जाके, विदेश मंत्री जाके पूरी दुनिया में चर्चा कर रहे हैं कि हमारी नीति जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलती-जुलती है, और जो भी ट्रंप कर रहे हैं वो हम उसके सहमत हैं बोल के। चाहे वो प्रधानमंत्री जो व्हाइट हाउस में थे, तो ट्रंप ने ये हिम्मत करी कि ब्रिक्स पे हम 100% टैरिफ लगाएंगे, और ब्रिक्स का नेता भारत डर के आके टैरिफ हटाने के लिए तैयार हो गया बोल के, 100% डेड, मर गया ब्रिक्स बोल के, ये जुर्रताना बयान उन्होंने व्हाइट हाउस में दिया जबकि वहाँ प्रधानमंत्री थे। तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? एक के बाद जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमको जलालत कर रहा है। सिर्फ मिलिट्री प्लेन में भारतीयों को हथकड़ी डाल के भेजना ही नहीं, पूरी दुनिया में जो इसके तस्वीर आए थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के खिलाफ और भारत के खिलाफ, पूरे भारतीयों के खिलाफ ऐसी शर्मनाक बात उभर के आ रही है व्हाइट हाउस से, अमेरिका से। सब मिनिस्टर्स आके दिल्ली में इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में हमको धमकी दे रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से टैरिफ हटाइए और रूस से हथियार मत खरीदिए, और हमारे से तिजारत करिए, हमारे से तेल खरीदिए, गैस खरीदिए, और हमारी कंपनीज जो भी चाहते हैं आप उनको खरीदिए, अनाज से लेके मोटरसाइकिल से लेके हर एक चीज जो अमेरिका बेचना चाहता है। तो हम भारत जो है पूरा देश मार्केट अमेरिका के लिए खोल देना बोल के ये ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि, और उनको ये हिम्मत कहाँ से आई इतना दबाव डालने की, इतना ओपनली पूरी दुनिया के सामने बताने की कि I think Professor Pasha disconnect हो गए. We'll just wait for him to join back. In the meanwhile, सिद्धार्थ मैं अब आपके पास आती हूँ, प्रोफेसर पाशा आएंगे तो फिर मैं जाऊंगी उनके पास. आखिर पीयूष गोयल दरवाजे पर डोनाल्ड ट्रंप के अपॉइंटमेंट मांगते रहे, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, फिर अचानक से कल हम ये खबरें देख रहे हैं कि नहीं, उनकी कुछ बातचीत हुई है मिस्टर लटविक से, जो वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं. आखिर सच्चाई क्या है? लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि 3 दिन तक उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला. लोगों ने ये भी लिखा कि टैक्स पेयर के पैसे पे वो चले गए, अपॉइंटमेंट क्यों नहीं ली. क्या ये बिल्कुल वही चीज थी जैसे मोदी जी तुरंत पहुंच गए और उसके बाद क्या बातचीत हुई किसी को पता ही नहीं? उसी तरीके से अब कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल चले गए, क्या बातचीत हुई किसी को पता ही नहीं. हाँ, आई थिंक प्रोफेसर पाशा इज जॉइनिंग. हाँ, प्रोफेसर पाशा आ चुके हैं. हाँ, तो प्रोफेसर पाशा से मैं वापस आऊंगी. जी प्रोफेसर पाशा, आप अपनी बातों को खत्म करिए, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, फिर मैं उसके पास सिद्धार्थ के पास जाती हूँ. जी प्रोफेसर पाशा, जी माफी चाहता हूँ, ये बिजली चली गई थी अचानक यहाँ। तो मैं ये कह रहा था कि ये कमजोरी और लाचारी और ये स्पाइनलेसनेस और हेल्पलेसनेस, ये 3 चीजों में हमें ध्यान देना होगा. एक तो हमें चीन से सीखना होगा कि चीन इस टैरिफ के जंग में खुलेआम कहता आ रहा है कि हम अमेरिका को अगर वो टैरिफ डालते हैं तो हम भी उसी तरह से टैरिफ लगाएंगे, और अमेरिका ट्रेड वार चाहता है, जंग चाहता है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और दूसरी जंग के लिए भी तैयार हैं. मतलब उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात मेरे ध्यान में ये आती है कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है एक तरफा दबाव डाल रहा है, हमारे खिलाफ बोलता आ रहा है, और तस्वीरें इतनी शर्मनाक हथकड़ियां डाल के भेजने की पूरी दुनिया में फैला रहा है. तो इसका मतलब क्या है? तो ये वन साइडेड फ्रेंडशिप हो गई, और अमेरिका इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है और हमको जलील कर रहा है ग्लोबल साउथ में, जिसकी हम लीडरशिप करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो G20 में हो या अफ्रीका में हो, लैटिन अमेरिका में, दूसरे अन्य क्षेत्रों में. हम पूरी दुनिया को कहते आ रहे हैं कि हम दूसरा ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंटल मॉडल प्रेजेंट कर पीयूष रहे हैं. गोयल की क्या बात हुई है वहां पे कॉमर्स मिनिस्टर से, वहां के जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, क्या ये किसी को पता चलेगा?
देखिए, अब कोई स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं हुआ है। जैसा पिछले शो में आप सुन रहे थे कि जो कॉमर्स सेक्रेटरी जिनसे ये मिलने का ये बता रहे हैं, तो वो दिल्ली में थे, वो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में। तो ये दोनों जगह एक एक ही समय दिल्ली में और वॉशिंगटन में कैसे हो सकते हैं, जैसा आप पैनलिस्ट सिद्धार्थ शर्मा बता रहे थे। तो ये चौंकाने वाली बात है कि ये कॉमर्स सेक्रेटरी से वॉशिंगटन में मिले, जबकि कॉमर्स सेक्रेटरी यहाँ दिल्ली में आके हमको भाषण दे रहे हैं कि आप टैरिफ हटाइए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, दूसरे अन्य चीजों से, और रूस से हथियार मत खरीदिए, और आपका पूरा मार्केट खोल दीजिए हमारे कंपनीज के लिए। तो ये चीन के मामले में हम कुछ नहीं सुनने को तैयार हैं। ब्रिक्स की भी बेइज्जती हो रही है, और विदेश मंत्री कहते आ रहे हैं कि ब्रिक्स में कंसेंसस नहीं है करेंसी के लिए, डॉलर के इशू के लिए, जो है अपने हाथों से जो है हम लीडरशिप खोते हुए देखते आ रहे हैं। हम खुद सरेंडर होते जा रहे हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, और ग्लोबल साउथ के सामने निकम्मे हो रहे हैं, और रूस को भी नाराज कर रहे हैं, और चीन को भी नाराज कर रहे हैं, और अपने दोस्त साथियों स्ट्रेटेजिक पार्टनर से भी हमारी दोस्ती खतरे में पड़ सकती है कि ये कैसा देश है कि अमेरिका के दबाव में आके घुटने टेक दिया है इतने छोटे इशू पे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कई सालों से डिप्लोमेट्स वगैरह पूरे हर एक देश में कॉमर्स के लिए इतनी मेहनत करके इतने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, इतने मार्केट्स ओपन करे हैं। मैं खुद डिप्लोमेट रहा हूँ, मैं अपने साथियों से सुनता आ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा मेहनत इंडियन डिप्लोमेट्स करते हैं जब वो पोस्टिंग होती है कि कैसा भारत का ट्रेड जो है बढ़ाया जाए, इंडियन कंपनीज को, इंडियन प्रोडक्ट्स को कैसा बाहर भारत में ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करें। हमारे इतना एक्सपीरियंस है, इतने एक्सपीरियंस डिप्लोमेट्स हैं, और मिनिस्ट्रीज में इतने बढ़िया सेक्रेटरीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो कि उनका तजुर्बा है, उनका एक्सपीरियंस है। उनको बिठा के बैठक में अगर नए पॉलिसीज की तरफ डिस्कशन हो, तो एक से बढ़िया ऑल्टरनेटिव पेश करेंगे। सिर्फ अमेरिका एक ही मार्केट नहीं है, ये तो सिर्फ $80 बिलियन का है, जो कि आसानी से दूसरी तरफ हम डाइवर्ट करके इसको अमेरिका को बोल सकते हैं कि ठीक है, आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो हम अपना देख लीजिए, हम मार्केट ढूंढ लेंगे, चाहे वो ऑटो पार्ट्स हो, टेक्सटाइल्स हो, या ज्वेलरी हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या दूसरे अन्य प्रोडक्ट जो अमेरिका खरीदता है। तो इतना लाचारी, इतनी मजबूरी बताने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा विशाल देश, इतना सिविलाइज्ड, इतना न्यूक्लियर पावर, इकोनॉमिक पावर, $5 ट्रिलियन की बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो ये 80 बिलियन डॉलर को ये डर के जो है की तरह बिल में क्यों घुस जा रहे हैं अमेरिका के डर में आके? ये बहुत ही परेशानी वाली बात है ये। बिल्कुल। सिद्धार्थ, आपको क्या लग रहा है कि पीयूष गोयल की जो भी बातचीत है और जो जिस तरीके से उनके बारे में खबरें आ रही है कि 3 या 4 दिन वो बैठे हुए थे, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, और फिर उसके बाद कल अचानक से खबरें आई कि भई वो बातचीत करके वो वापस भी आ गए हैं। पीयूष गोयल की पूरी विजिट का रहस्य क्या है और क्या कभी किसी को पता चलेगा? ये तो पीयूष गोयल जी को ही बताना है कि उन्होंने फिजिक्स में क्वांटम थियरी होती है कि क्वांटम थियरी में एक ही चीज एक ही समय में दो जगह रहती है, तो वो क्वांटम थियरी कैसे उन्होंने जमीन पे ले आए। क्योंकि एक तरफ अगर पीयूष गोयल कह रहे हैं कि वो वाशिंगटन में अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी से मिले, ये भी अखबार में ही न्यूज है, और वही अखबार में ये भी न्यूज है कि कल ही शुक्रवार को ही अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में भारत में भाषण दे रहे थे कि भारत को अब के बाद से अमेरिका का कृषि उत्पाद खरीदना है, फसल खरीदनी है। तो अमेरिका के कॉमर्स मंत्री भारत में भी थे और वाशिंगटन में भी थे, और एक ही शुक्रवार को थे। जबकि भारत से वाशिंगटन, दिल्ली से वाशिंगटन जाने के लिए हवाई जहाज अगर नॉन स्टॉप भी जाता है तो 15.5 घंटे लगते हैं। एयरपोर्ट जाना ना मिला के 18 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में तो 18 घंटा हवा में ही रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ये दोनों मिलके बीच हवा में ही इस्तांबुल के आसमान में दोनों हवाई जहाज को रोक के मिल लिए, या इस्तांबुल में नीचे हाजिया सोफिया है वहां पर जाके मिल लिए? हुआ क्या है, ये राज क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से
दो तीन चीजें बिल्कुल स्पष्ट है कि जब से ट्रंप सरकार आई है, देखिए ट्रंप सरकार के आने से पहले तक भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार होता था उसमें अमेरिका से भारत जितना माल लेता था उससे 45 बिलियन डॉलर ज्यादा माल भारत अमेरिका को बेचता था। मतलब अमेरिका से हम कम खरीदते थे, अमेरिका को ज्यादा बेचते थे। तो जब व्यापार होता था तो भारत फायदे में था। अचानक ऐसा क्या क्या हुआ है कि ट्रंप सरकार आने के तुरंत बाद तीन चीजें हुई एक के बाद एक। पहला तो ये हुआ कि अमेरिका ने पहले एस जयशंकर के यूएसए में रहते हुए ही भारत पर आयात शुल्क बढ़ा दिया। वो यूएसए में ही थे और भारत पर आयात शुल्क उसने बढ़ा दिया और भारत ने तुरंत विस्की जैसे चीज पर अपने टैरिफ घटा दी। मतलब अमेरिका कह रहा था टैरिफ घटाओ और आपने तुरंत घटा दिया। दूसरा ये हुआ कि मोदी और ट्रंप शिखर वार्ता में यूएसए ने भारत के शाकाहारी प्रधान जी से बत्तख के मांस से लेकर मवेशी के चारे तक को बेचने की बात सिर्फ बोली नहीं, लिख दी। 33 पैराग्राफ का ज्वाइंट डिक्लेरेशन में लिख दी और मोदी जी ने उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर दस्तखत भी कर दिए। तो दूसरी बार यह हुआ कि अमेरिका जो टैरिफ की बात कर रहा था भारत फिर मान गया। तीसरा यह हो रहा है कि भारत के वाणिज्य मंत्री के अमेरिका में रहते हुए यूएसए ने खुल के बोल दिया, यूएसए मतलब ट्रंप साहब ने खुद बोल दिया कि भारत अपनी टैरिफ इसीलिए कम कर रहा है क्योंकि अमेरिका भारत पर खुलासे का ब्लैकमेल करने में सफल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि और इसका प्रमाण यह है कि अमेरिका के वाणिज्य मंत्री भारत में इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि अब के बाद से अमेरिका के खाद्यान्न मतलब कृषि उत्पाद मतलब फसल अब भारत में आएंगे। भारत में आने से क्या होगा, अमेरिका में गन्ना मक्का होता है जिसे अंग्रेजी में कॉर्न बोलते हैं, पॉपकॉर्न में हम लोग खाते हैं, बॉइल्ड कॉर्न खाते हैं, अमेरिकन कॉर्न खाते हैं। अमेरिका के किसान को 1 किलो मक्का उगाने में 15 रुपए खर्चा आता है। भारत में एक किसान को 1 किलो मक्का उत्पन्न करने में 22 रुपए का खर्चा आता है। मतलब भारत के किसान को मक्का उगाने में 7 रुपए महंगा पड़ता है। अब ये अगर कॉमर्स मंत्री कह रहे हैं कि भारत को अमेरिका का फसल भी खरीदना पड़ेगा और उसने मान लिया है, इसका मतलब अमेरिका से भारत में मक्का 15 रुपए किलो पर आएगा। तो अमेरिका से भारत में 15 रुपए का मक्का आएगा तो 22 रुपए का भारत के किसान का मक्का कौन खरीदेगा? भारत का किसान किस सड़क पर जाएगा? पहले ही तो उसको एमएसपी कम मिल रही है, कई जगहों पे नहीं मिल रही है। तो हुआ ये है कि ये बिल्कुल स्पष्ट बता रहा है कि अमेरिका भारत के साथ बुरे बर्ताव कर रहा है। ये सबके बावजूद जिस तरह से उसने हथकड़ियों में, सिर्फ हथकड़ियों में नहीं, बेड़ियों में भारतीयों को वापस भारत भेजा, अमेरिकी विमानों में, उसने भी देख लिया। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ट्रंप सरकार आने के बाद भारत के साथ वो बुरा बर्ताव कर रही है, हर बार कर रही है, बार बार कर रही है। अब कोई बुरा बर्ताव दो ही कारण से करता है, या तो उसको पता है कि मैं बहुत कमजोर हूं। आप मुझसे बुरा बर्ताव तभी करेंगे जब आपको पता होगा कि मैं आपसे बहुत कमजोर हूं, आप कुछ भी कर लेंगे, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, मैं लाचार हूं। और दूसरा कारण यह होता है कि मेरी व्यक्तिगत कमजोर नस आपके हाथ में है। मैं कुछ ना कुछ विषय ऐसा मेरा आपके हाथ में है कि आप मेरे साथ दुर्व्यवहार करते जा रहे हैं और मैं चू नहीं बोल रहा हूं। आप मेरा कान ऐंठते जा रहे हैं और मैं हंस रहा हूं। आप मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, फिर भी मैं खिसिया रहा हूं। ये अगर हो रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि मेरी व्यक्तिगत कमजोर नस आपके हाथ में है। अब भारत, नया ट्रंप सरकार आने के बाद भारत के 3 ही मंत्री ट्रंप सरकार से मिले हैं। एक भारत के विदेश मंत्री मिले हैं, एक भारत के वाणिज्य मंत्री मिले हैं और एक भारत के प्रधान जी मिले हैं। ये जो भी ब्लैकमेल हुआ है, ये तीनों के मिलने पर ही हुआ है, 3 में से एक या तीनों के साथ हुआ है। तो अब ये तीनों को या 3 में से एक व्यक्ति को कल सुबह से भारत में सदन शुरू होने वाला है लोकसभा, उसमें लोगों के सामने ये बताना पड़ेगा। वो नहीं बताएंगे तो विपक्ष पूछेगा, विपक्ष नहीं पूछेगा तो आपके जनगण मन 24/7 जैसे चैनल पूछेंगे। लोग ये पूछेंगे ही कि भैया ये बताओ कि आपकी मजबूरी क्या है, क्यों अमेरिका आपको ब्लैकमेल कर रहा है? और सिर्फ कर नहीं रहा है, वो तो खुल के बोल रहा है कि मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं, मैं आपको एक्सपोज करने का डर दिखा रहा हूं, इसीलिए आप टैरिफ कम कर रहे हो, आप बत्तख का मांस खरीद रहे हो, आप मवेशी का चारा खरीद रहे हो। ऐसी ऐसी सामान्य चीजें। मुझे एक चीज समझ में आता है कि अमेरिका से भारत का संधि हुआ कि हम स्ट्राइकर मिसाइल खरीदेंगे।
आप C-17 हवाई जहाज डिफेंस खरीदेंगे, बड़ी बड़ी चीजें खरीदेंगे, समझ में आता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा अमेरिका भारत से ऐसे कैसे लिखवा लिया कि अमेरिका से बत्तख का मांस भारत में आएगा, मवेशी का चारा भारत में आएगा, मक्का भारत में आएगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर वो लिखवा रहा है, इसका मतलब ही है कि अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि लीवरेज होता है, अमेरिका के पास कोई ना कोई ऐसा लीवरेज है जिसके सामने मोदी सरकार पूरी तरह से सरेंडर है। ये अब टैरिफ वार नहीं है, ये एक डंपिंग की मार है। अमेरिका अपने सारे उत्पादन जो जो उसके पास एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, जिसे आप मवेशी का चारा उसमें है, अब मवेशी का चारा अंग्रेजी में उसका अल्फाल्फा हे बोलते हैं। अल्फाल्फा हे ऐसी चीज है जो कि ऐसे ही जंगल में उग जाता है। आप किसी एक जगह पर खेत आपने नहीं उगाया, आपने फसल नहीं उगाई, तो वहां पे जंगली झाड़ उग जाते हैं। अब अमेरिका कह रहा है कि मेरा उगा हुआ झाड़ भी तुम खरीदोगे। इसका मतलब ही है कि भारत सरकार या भारत के 3 मंत्री जो ट्रंप सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हैं, वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी बड़े ब्लैकमेल के दबाव में आ चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि हम आपको एक्सपोज करने का डर दिखा रहे हैं, इसीलिए आप टैरिफ कम कर रहे हो। तो अब ये बात ये केवल 3 लोग ही जो जानते हैं, इन्हीं को सार्वजनिक रूप से कहना पड़ेगा कि ट्रंप सरकार के पास आपका कौन सा ऐसा दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल है, कोई आपका ट्रांजैक्शन है, आपका कोई फोटोग्राफ है, जिसके बल पर वो इतना डीप, इतना लॉन्ग और इतना सस्टेन्ड ब्लैकमेल भारत सरकार के साथ कर रहा है। ये तो भारत सरकार के इन 3 मंत्रियों को ही बताना पड़ेगा, इसके अलावा कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि ये तो हुआ है, ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन प्रोफेसर पाशा डिप्लोमैटिक सर्कल्स में इन सारी चीजों को लेके कितना डिस्कम्फर्ट है, और आप तो खुद डिप्लोमैट हैं, और आपको क्या महसूस हो रहा है कि क्या पानी सिर से ऊपर नहीं निकल गया? लगातार अगर हम ये सवाल आज कर रहे हैं कि भाई मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, मोदी जी के मंत्री को भी उसी तरीके से दुत्कार दिया गया, दुत्कारना ही बोलेंगे ना इसको, कि अगर वो 4 दिन वहां बैठे हैं, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, और फिर अचानक से ये खबरें आ जाती कि वो बातचीत करके वापस आ गए, किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या बातचीत हुई है। तो ये एक डिस्कम्फर्ट डिप्लोमैटिक सर्कल्स में भी है, लोगों में तो है ही, जो लगातार हम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये कितना और आगे चीजें जाएंगी इस तरीके से? क्या इसी तरीके से अब राजनीति चलेगी कि मोदी जी के बिहाफ पे सारे भारत के फैसले अब डोनाल्ड ट्रंप करने वाले? देखिए, डिप्लोमेसी में आम तौर पे जो बराबर के देश होते हैं या थोड़ा ऊंच नीच में जो पावर बैलेंस होता है, उसमें कई चीजें होती हैं। नेगोशिएशंस के दौरान गिव एंड टेक होता है। हमारे हमारे पास कुछ चीजें होते हैं जो हम देने के लिए तैयार होते हैं, और दूसरी अपोजिट पार्टी के पास कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, वो देने के लिए तैयार होते हैं। तो सहमति से जाते जाते हैं एक दूसरे के गिव एंड टेक पॉलिसी लेके आमतौर पे। और जितना हो सके जो कमजोरियां हैं दोनों पक्ष के, उसको दबाए रखते हैं और उसको पब्लिकली एक्सपोज नहीं करते। लेकिन यहाँ जो देखने को आ रहा है मंजर, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ओपनली कहते हैं कि हम एक्सपोज कर रहे हैं और भारत के टैरिफ की पॉलिसी से हमें नुकसान हो रहा था, भारत फायदा उठा रहा था। तो या तो विदेश मंत्री या तो प्रधानमंत्री, इन दोनों में से कॉमर्स मिनिस्टर को तो मैं ज्यादा मेरे ख्याल से वो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन विदेश मंत्री जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, चाहे वो भारत में हो, पार्लियामेंट में हो, या लंदन में हो, या कहीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे लगता है कि वो उनके माइंडसेट में बैठ गया है ये पॉइंट कि अमेरिका के सिवाय कोई रिलायबल पार्टनर दुनिया में नहीं है भारत का। तो जो कुछ भी करना है, इंडिया को आगे बढ़ना है, चाहे डिफेंस में या स्ट्रैटेजी में या इकोनॉमिक पॉलिसी में, सिर्फ अमेरिका के जरिए हो सकता है बोल के उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है। तो ये माइंडसेट से अगर वो पॉलिसी फ्रेम करके प्राइम मिनिस्टर को बता रहे हैं, तो दोनों में आपसी सहमति है कि सिर्फ अमेरिका ही हमारा दोस्त है, चाहे वो कितना भी जलील करे, कितना भी गलत फायदा उठाए, बोल के जो बोलते हैं डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कि
हमारी गाड़ी व्हाइट हाउस के गैरेज में पार्क कर दिए हैं। भारत को जो है व्हाइट हाउस के गैरेज में पार्क कर दिए हैं, और अमेरिका को पता है कि इन दोनों डिसीजन मेकर्स जो है की फिगर्स हैं, और इनको मैनिपुलेट करके हमको जो करना है वो करेंगे, ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं बोल के ये इसका फायदा उठा रहे हैं। इन रिटर्न में हमको क्या मिलेगा, ये 2-3 बयानों से हमें कुछ क्लू मिलता है। एक तो प्रधानमंत्री खुद, और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर, और 2 दिन पहले जयशंकर ने लंदन में कहा कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेंगे, वो चुराया हुआ भाग हम वापस लेंगे बोल को। क्या अमेरिकन से हम कुछ आश्वासन लिए हैं कि हम कुछ मिलिट्री कार्रवाई करके पाकिस्तान को मजबूर करके ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं? और अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पर है तो अमेरिका उस पर मजबूर करके या डरा धमका के आप कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे, और ये भाग भारत को लौटाना है बोल को, इसमें कुछ डिप्लोमेसी के जरिए या दूसरे मीन्स के जरिए हम हासिल कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि चूंकि लगातार चीन अपनी ताकत बढ़ाता आ रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो, मिलिट्री पावर हो, मिलिट्री स्पेंडिंग हो, इंडो पैसिफिक एशिया में हो, तो चीन का जो है खतरा लगातार मंडलाता रहा है भारत के खिलाफ। और गोखलाम में और दूसरे अन्य इश्यू पे कई लोग कहते हैं कि चीन अभी भी हमारे धरती पे कब्जा किया हुआ है और लौटाने को तैयार नहीं है। और अगर मिलिट्री पॉलिसी एस्केलेट होती है तो आश्वासन हम यही देख सकते हैं कि अमेरिका हमारी बैकिंग करे चीन के खिलाफ। ये दूसरा हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण यह है कि हमको हथियार की जरूरत है, जो कि हम पहले फ्रांस और रूस और दूसरे इजराइल से यहाँ वहां से खरीदते थे। तो अगर बड़े पैमाने पर अमेरिका हथियार भारत को देने के लिए राजी हो गया है, हम खरीदने के लिए तैयार हैं, चाहे कितने भी महंगे हो, तो ये तीसरा हो सकता है, जो कि हमारी कोशिश रही है कि अच्छे से अच्छे सोफिस्टिकेटेड हथियार कहीं से भी हो, कितने भी महंगे हो, कीमती हो, हमको लेना है। जो 30-31 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स हैं उसको बढ़ा के 50 कम से कम करें, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिसाइल्स और सबमरीन्स के लिए वगैरह वगैरह सब। तो हथियार का एक तीसरा मुद्दा हो सकता। चौथा मुद्दा इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हम खाड़ी के देशों में वहां जंग नहीं चाहते, जहां हम हमारे तकरीबन 90 लाख लोग काम करते हैं और $100 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंस भेजते हैं। तो वहां जंग छिड़ने की नौबत आ गई है, क्योंकि नेतन्याहू हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव डाल के कि हमें ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना है, और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है। और ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाता है तो हम किसी भी हालत में बनने नहीं देंगे, और अगर ईरान मेरे पे हत्या करता है तो निस्तो नाबूद कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे ईरान को बोल के। तो अगर ईरान पे कोई भी हमला होता है, चाहे वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे या डिसीजन मेकिंग सेंटर्स पे, तो ईरान चुपचाप बैठेगा नहीं, ईरान रिटेलिएट करेगा, जैसा 2 बार किया है इसराइल के खिलाफ। तो ईरान यहाँ तक धमकी दिया है अमेरिका को या खाड़ी के देशों को कि अगर आप किसी भी तरह अमेरिका या इसराइल का सपोर्ट करते हैं तो आपके पास जो भी अमेरिका के बेसेस हैं, चाहे वो ये कुवैत में हो, सऊदी में, बहरीन में, कतार में, यूएई में, ओमान में, सबको निशाना बनाएंगे। अभी 2 दिन पहले नहीं, कल ही शाम को कतार के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर ईरान पे हमला होता है, अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो 3 दिन के बाद पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा हमारे देश में बोल के उन्हें बहुत बड़ा बयान दिया।
तो ये बयान जो है पूरे खाड़ी के देशों को अप्लाई होता है, क्योंकि वहाँ एक बाल्टी पानी भी नहीं मिलता। सब समंदर के खारे पानी को डिसलिनेशन प्लांट से कन्वर्ट करके पीते हैं और दूसरी जरूरियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ईरान रिटेलिएट करता है खाड़ी के देशों को, जैसा कि वो कहता आ रहा है और धमकी देता आ रहा है, तो हमारे पूरी जो वर्कर्स हैं, एक तो उसके ऊपर असर होगा, दूसरा जो तेल और गैस वहां से आ रही आएगी उस पर भी खतरा होगा, तीसरा हमारा जो ट्रेड है 100 बिलियन से डॉलर्स, उस पर भी खतरा होगा, चौथा जो वहाँ के इन्वेस्टमेंट्स होंगे अगर उनके देशों पे हमला होता है तो उसका भी खतरा होगा, और सबसे बढ़ के मैरीटाइम सिक्योरिटी पे भी असर होगा, और वहां से हम केमिकल फर्टिलाइजर हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए भी निर्यात करते हैं। ये सब मामले पे काफी गंभीर असर होगा। तो हमारा प्रयास यही है कि किसी भी तरह अमेरिका ईरान पे हमला ना करे, हालांकि हम ओपनली नहीं बोलते हैं, तो इजराइल के साथ हम यही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन हमारा अब हित स्ट्रेटेजिक पॉलिसी से इतने जुड़े हुए हैं कि प्रोफेसर ये पाशा, खतरे में पड़ सकते हैं। ये चारों पॉइंट्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है, चीन है और हथियार हैं और खाड़ी के देश हैं और रूस है। प्रोफेसर पाशा, एक अंतिम सवाल और उसके बाद एक लास्ट में मैं सिद्धार्थ से भी कमेंट लूंगी कि अब हम क्या मानकर चले, क्या भारत को बर्बाद करने का फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है और मोदी जी इसी तरीके से बर्बाद होने देंगे देश को? नहीं, बर्बादी तो बहुत कड़ा शब्द है। जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ 50 साल से ज्यादा, और इस निकम्मे बन के इकोनॉमिक क्राइसिस में लाया है, तो धीरे धीरे अगर हम अमेरिका की बात सुनते जाएं और अमेरिका की पॉलिसी को अपनाएं, तो भारत भी सेल्फ रिलायंस से जो हम 70 साल से मेहनत करके जो आत्मनिर्भर बनाए हैं वो कमजोर होता जाएगा। और जिस तरीके से अमेरिका अपने साथियों को अपनी निचोड़ में लिया है, चाहे यूरोप जो है उनके उसी रेस के हैं, अब देखिए यूक्रेन में उनको अलग थलग करके छोड़ दिया। नाटो अगर अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं है, जीरो है वर्चुअली। तो इसी तरह भारत को भी अपने शिकंजे में लाके इस्तेमाल करके चीन के खिलाफ कमजोर करना चाहते हैं। और भारत तो बहुत बड़ा मार्केट है और ओपनली अमेरिकन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके जो है यहाँ फ्लड करना चाहते हैं, जैसा दूसरे देशों में अमेरिका करता है। तो मार्केट की वजह से भी, चाइना की स्ट्रैटेजी की वजह से, अपना सुपर पावर स्टेटस को बरकरार रखने के लिए भारत को 100% यूज करेंगे, यूज करके स्क्वीज करके छोड़ देंगे। नहीं, और इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या होगी सिद्धार्थ, क्या कहेंगे अंत में? जो भारत की मजबूरी है, मोदी जी की मजबूरी है, और कल मोदी जी कितना जवाब देंगे सदन के अंदर, पार्लियामेंट जब शुरू होगी, ये पता नहीं है। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को क्या करके साबित कर दिया है, क्या साबित किया है? एक तो हर तरीके से हम अमेरिका के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मोदी जी की बेइज्जती होती है, अब मोदी जी के मंत्री जाते हैं वो भी दरवाजे से ऑलमोस्ट धुतकार दिए जाते हैं, क्या बातचीत होती है कुछ पता ही नहीं है। क्या कहेंगे इस पूरे सिनारियो पर अंत में? जी सिद्धार्थ। देखिए, इससे ये सिनेरियो देख के एक ही उदाहरण ध्यान में आता है कि मैं एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ। मेरे अपार्टमेंट, मुझे रोज सब्जी की जरूरत होती है। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के नीचे 3-4 सब्जियों की दुकान है। मैं किसी एक सब्जी के दुकान से रोज सब्जी खरीदता हूँ क्योंकि वहां पर सस्ती सब्जी मिलती है। अब अचानक उस दुकान का मालिक बदल गया, उसने सब्जी की कीमत 4 गुना ज्यादा कर दी। अब फिर भी बगल में दूसरा दुकान होते हुए भी मैं अगर उसी सब्जी के दुकान से सब्जी खरीदने लगूंगा, तो मेरी पत्नी सवाल तो पूछेगी कि तुम्हारा उस सब्जी के दुकान वाले से क्या इतना संबंध है कि वहीं क्यों खरीद रहे हो महंगे में? क्योंकि हमें पता है कि भारत, हमको पता है कि जब अमेरिका के साथ भारत एक्सपोर्ट करता है तो उसमें फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ा सेगमेंट है। फार्मा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सेगमेंट भारत से एक्सपोर्ट होता है। लेकिन जब कोविड जैसी महामारी आई और दुनिया भर में सबसे बड़ा कोविशील्ड भारत बना रहा था, तो उसका एक इंजेक्शन भी अमेरिका ने नहीं खरीदा क्योंकि अमेरिका के पास मॉडर्ना और फाइजर के वैक्सीन चल रहे थे। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक व्यापारी है, उसके पास अगर चीज है, ग्राहक वो खरीदेगा, नहीं तो दूसरा कोई खरीद लेगा। ऐसा क्या दिक्कत है हमको कि अमेरिका के साथ ही हमको संबंध बनाना है?
यहाँ पर इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये इसमें व्यापार का कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका कहीं ना कहीं भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। विषय उस ब्लैकमेल का क्या है ये अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि जब से मैंने उनको एक्सपोज करने की धमकी दी है तब से भारत अपना टैरिफ घटा रहा है। इसका मतलब ही स्पष्ट ये है कि अमेरिका के किसी न किसी ब्लैकमेल में भारत सरकार आई हुई है। दो सरकारों के बीच में दो लोग जब मिलते हैं, नीलू जी, जब दो व्यक्ति मिलते हैं ना, तब हो सकता है किसी बात पे वाद विवाद हो जाए। अभी हमने हाल फिलहाल में देखा था, जेलेंस्की गए थे ट्रंप से मिलने, वो मीटिंग अच्छे से नहीं हुई। हमें पता है कि वाजपेयी और मुशर्रफ आगरा में मिले थे तो वो मीटिंग अच्छे से नहीं हुई। हमें पता है गांधी जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए इंग्लैंड गए थे तो वहां पर उनको हाफ नेकेड फकीर कह दिया गया था। एक दो लोगों के बीच में इज्जत और बेइज्जत बहुत मुख्य बात नहीं है। बात यह है कि क्या एक देश दूसरे देश से ब्लैकमेल हो रहा है, क्योंकि इसी भाजपा के एक अटल बिहारी वाजपेयी थे, कुंवारे प्रधानमंत्री भारत के, जिन्होंने 1998 में अमेरिका के सैंक्शन के बावजूद न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए थे। उनको पता था कि न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद अमेरिका सैंक्शन लगाएगा, फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी सैंक्शन होने के बावजूद उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। दूसरी तरफ आज भारत के प्रधान जी हैं, जो अमेरिका इतनी आपके साथ बदसलूकी कर रहा है, उसके बावजूद आप बत्तख का मांस भी खरीद रहे हो, आप मक्का भी खरीद रहे हो, आप दुनिया में सबसे ज्यादा तेल अब अमेरिका से खरीदने की तैयारी कर लिए हो, आप मवेशी का चारा भी खरीद रहे हो। उसका आपके मंत्री वहां एक एक हफ्ता रहते हैं, वो मिलने नहीं देते हैं। आपके प्रधान जी उनसे आप ट्रंप के साथ मिलने जाते हैं तो अरे गहरे नित्थु खैरे किसी भी कागज पर वो सिग्नेचर आपका ले रहे हैं कि हम बत्तख का मांस बेचेंगे। मुझे समझ में आता है कि कोई दो राष्ट्राध्यक्ष जब मिलते हैं तो किस स्तर की बात होती होगी। भारत अमेरिका से स्ट्राइकर मिसाइल खरीदेगा, समझ में आता है। भारत अमेरिका से C-17 हरक्यूलिस जहाज खरीदेगा, समझ में आता है। भारत अमेरिका से मवेशी का चारा खरीदेगा, भारत अमेरिका से बत्तख का मांस खरीदेगा, भारत अमेरिका से मक्का खरीदेगा। इतनी छोटी छोटी बातें अगर ट्रंप सरकार लिखित में भारत सरकार से दस्तावेज पर हस्ताक्षर दस्तखत ले रही है, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। और ये करने के बाद वो कह भी रही है कि भारत को जैसे ही हमने एक्सपोज करने का धमकी दिया तब से देखिए भारत लाइन पर आ गया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार आज अमेरिका की नई सरकार के ब्लैकमेल के गिरफ्त में आ चुकी है। अब वो मुद्दा क्या है, क्या वो कोई दस्तावेज है, क्या वो आपका कोई लेन देन है, क्या वो व्यक्तिगत है, क्या वो देश से संबंधित है, क्या वो किसी का फोटोग्राफ है, क्या वो कोई फाइल है, क्या वो कोई डॉसिये है, ये हमें नहीं पता। मेरे ख्याल से विपक्ष को कल लोकसभा में ये सवाल पूछना चाहिए। मेरे ख्याल से पाशा साहब बताएंगे, वो डिप्लोमेट रहे हुए हैं, कि किसी के पास, किसी को मुझे आर्म ट्विस्ट करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए क्या क्या चीजें उसके पास होती है। क्योंकि स्पाईक्राफ्ट भी एक चीज होती है, स्पाईक्राफ्ट में भी कुछ होता है। तो क्या रखते हैं, एक देश दूसरे देश को आर्म ट्विस्ट करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए डॉसिये का इस्तेमाल करता है, फाइल का इस्तेमाल करता है, डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करता है, आपके ट्रांजैक्शन का प्रूफ दिखाता है, आपके पर्सनल लाइफ के फोटोग्राफ्स दिखाता है। वो क्या दिखाता है पता नहीं, लेकिन ब्लैकमेल हो रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। बिल्कुल, अब देखना होगा कि कल जब संसद का सत्र शुरू होता है तो ऑपोजिशन, जो पूरा विपक्ष है, वो इस मुद्दे को कैसे उठाएगा। क्या मोदी जी जवाब देंगे या पीयूष गोयल जवाब देंगे या एस जयशंकर जवाब देंगे, ये मुझे देखना 1 होगा। मिनट दीजिए। जी 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 पाशा साहब, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। जी, इसी कुछ महीने पहले एक रॉ एजेंट को अमेरिका में पकड़ा गया था और पे कार्रवाई हो रही थी। तो उसके बाद से जो है मुझे लगता है कि काफी कुछ उससे उगाल लिए हैं। और वो उस दौरान वाशिंगटन पोस्ट में भी अमित शाह का नाम आया था, अजित डोभाल का भी नाम आया था। और उसको टॉर्चर करके या उसको कुछ भी डरा धमका के ऐसी चीजें उन्होंने खुफिया तौर पे उगाल ली हैं। क्योंकि एक जिस तरीके से खालिस्तान का इशू उभर के आया, अभी भी लंदन में भी जयशंकर के खिलाफ जो नारेबाजी हुई, कनाडा में जो हुई,
और हम बड़ी हद तक इसको दबाने की कोशिश करें। और अमेरिका के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत इस पे और कदम उठाएगा बोल के। तो ये एजेंट के हिरासत में लेने के बाद हम कंप्लीटली यू टर्न हमारी पॉलिसी में आ गया है। तो पाशा हम साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला, आपने कहा कि ये रॉ एजेंट जब से डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की गिरफ्त में आया है उसके बाद से भारत के लिए चीजें खराब होने लगी हैं। इसका मतलब ये है कि क्या इस रॉ एजेंट ने मोदी जी की एक तरीके से पूरी फाइल खोलकर सामने रख दी है? वो फाइल कोई भी हो सकती है, जो अभी सिद्धार्थ कह रहे थे कि भाई वो कोई भी डॉसियर हो सकता है, उनकी पर्सनल लाइफ का, कोई एक ऐसी ट्रेड डील का, वो हमें नहीं पता, कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए हम बोल नहीं सकते। लेकिन ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपने कहा कि जो रॉ एजेंट जब से पकड़ा गया है तब से चीजें भारत के लिए खराब हो गई हैं। तो क्या वाकई में इस रॉ एजेंट ने मोदी जी के बारे में कुछ ऐसा उगल दिया है डोनाल्ड ट्रंप को? मेरे पास तो एविडेंस नहीं है, सिर्फ यही इशारा दे सकता हूं कि पिछले 2 हफ्तों में ये खबरें आ रही कि जो नेतन्याहू के पीएमओ ऑफिस में थे वहां 3 अफसरों को कतार लगातार सूटकेसेस में जो है डॉलर्स जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो देता था वो। तो कतार के साथ इजरायली प्राइम मिनिस्टर के क्या रिश्ते हैं? हालांकि उसके नेतन्याहू के खिलाफ केसेस चल रहे हैं और कोर्ट में काफी हियरिंग्स भी हुए हैं और उसमें करप्शन का मामला भी है। और मैं चौंक गया जब प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट में ये कतार के अमीर को मिलके गले मिलके वहां उनको रिसीव करे। तो और जिस तरीके से कतार के अमीर यहाँ आते जा रहे हैं, हमारे मंत्री हम भी वहां जाते आ रहे हैं, तो कहीं ना कुछ कहीं लिंक उभर के निकल रहा है, चाहे वो रॉ एजेंट के थ्रू अमेरिका में हो या किसी और फाइनेंशियल डील में हो या कुछ और है। ये कुछ इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है जो कि अमेरिका को पता चल गया है कि ये कमजोरी है, हम इसको मैक्सिमम तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं बोल के। अब इस लेकिन रॉ मैं एजेंट एविडेंस के साथ कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ ये ऊपरी हिस्सा जो है दिखने में आ बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। नहीं, आई एम श्योर आप एक अनुभवी डिप्लोमैट हैं, आप फॉरेन पॉलिसी को भी बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, और अगर आपने ये इशारा दिया है तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसी वजह से ये सवाल भी करना जरूरी है। सिद्धार्थ, अंत में ये जो रॉ एजेंट डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी, ये जो 3 ट्रायंगल अब जो निकल रहे हैं, जो जिसकी तरफ इशारा किया डॉक्टर पाशा ने, क्या कहेंगे इस त्रिकोणीय गुत्थी, ये क्या सुलझ पाएगी या कभी किसी को पता चल पाएगा, या फिर ये लीपापोती करके ये चैप्टर भी बंद कर दिया जाएगा जैसे हमेशा किया जाता है? देखिए, अमेरिका ने किसी एक भारतीय नागरिक को अपने हिरासत में लिया है और ये कहा है कि वो किसी के लिए हिटमैन था, हिट जॉब लिया था अमेरिका में, और उसका जो वो ऑर्डर्स लेता था भारत के टॉप पॉलिटिकल ब्रास से। तो ये 3 चीज उसने, अमेरिका ने एक भारतीय नागरिक को पकड़ा है, कहा है कि ये हिटमैन था जिसने अमेरिका में मर्डर करने का सुपारी लिया था, और इसको भारत के टॉप पॉलिटिकल ब्रास से ऑर्डर्स आते थे। अब ये 3 चीज में अपने आप समझ में आ जाता है कि अगर वो व्यक्ति सही में वो जो कह रहे हैं उस तरह का है, तो हो ये गया है कि मतलब मेरे पास एक बंदूक है जिसको कि मैंने हाथ से पकड़ा था, मैंने चलाया था या नहीं चलाया था अलग बात है, लेकिन मेरे हाथ में अगर एक बंदूक थी और वो बंदूक आपके पास आ गई है, तो आपके पास तो फिंगरप्रिंट प्रूफ है कि ये बंदूक मेरी है। तो इस तरह की एक दिक्कत आ गई होगी। जिस तरह से पाशा साहब ने कहा, मुझे उसका डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन इतना मतलब सार्वजनिक रूप से प्रेस में है कि अमेरिका ने भारत के एक नागरिक को पकड़ा है, कहा है कि यह हिटमैन था, यह भी कहा है कि इसने अमेरिका में हिट जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, और इसको ऑर्डर्स इंडिया के टॉप पॉलिटिकल ब्रास से आते थे, अमेरिका ने किसी का नाम नहीं लिया है। अब ये एक ऐसा स्मोकिंग गन है जिसमें कि हो सकता है कि इस बंदूक में भले ये चली हो या नहीं चली हो, लेकिन इस बंदूक के मालिक का फिंगरप्रिंट उस बंदूक पर है, और वो अगर फिंगरप्रिंट कोई भी अमेरिका दिखा देता है कि आपके टॉप पॉलिटिकल ब्रास ये हैं, तो ब्लैकमेल अगर करना है तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अगर ये बात सही है तो ब्लैकमेल करने के लिए एक बहुत बड़ा लीवरेज मेरे ख्याल से बन जाता है। जैसे पास्टर साहब ने कहा, इस विषय को उन्होंने अच्छा किया उठाया, क्योंकि यह विषय इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड था कि यह छोटा सा विषय सबके ध्यान से हट गया था।
लेकिन ये बात सही है क्योंकि ये सार्वजनिक फील्ड में है कि अमेरिका ने भारत के एक नागरिक को अरेस्ट किया हुआ है। ये अभी तक उसने ये नहीं बताया कि वो व्यक्ति कौन था, ये बताया है कि भारत का नागरिक था, अमेरिका की धरती पर उसने किसी के मर्डर करने की सुपारी ली थी। इसका मतलब मर्डर हुआ नहीं था, सुपारी ली थी, और उसको ये काम करने के लिए भारत के टॉप पॉलिटिकल ब्रांच से ऑर्डर आते थे। और इसीलिए हमको पता है कि मोदी जी इससे पहले जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में पिछले बार यूएस गए थे, तो उस समय भारत के अजीत डोवाल जी उनके साथ नहीं जा पाए थे, क्योंकि शायद अमेरिका के किसी एक कोर्ट में अजीत डोवाल जी के खिलाफ भी इस तरह का कोई केस बना हुआ है, जिसमें कि शायद वो अमेरिका में उतरते तो उस केस का कोई ना कोई दिक्कत आ जाती। तो इसीलिए अजीत डोभाल जी पिछले बार नहीं गए थे। हालांकि इस बार जो मोदी जी गए थे व्हाइट हाउस में मिलने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें डोभाल साहब साथ में गए थे। तो ये गुत्थी तो है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लैकमेल हो रहा है। किस चीज से हो रहा है ये हमें नहीं पता। इसीलिए मेरा मानना है कि इस पर विपक्ष को दबाव लाना चाहिए, ला ही रही होगी, और इनको लोकसभा में बोलना पड़ेगा कि ये तीन ही, अगर मतलब ब्लैकमेल किस विषय में हुआ है ये नहीं पता है, लेकिन तीन ही लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद केवल भारत के विदेश मंत्री, भारत के वाणिज्य मंत्री और भारत के प्रधान जी, ये तीन ही टॉप लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हैं। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश की है तो इन्हीं तीन लोगों के साथ या तीन में से किसी एक के साथ की है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो ये तीन लोग ही सच बता सकते हैं। ये त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसके पास है असली सच। जी, इस दौरान जब वो अरेस्ट हुआ तो वॉशिंगटन पोस्ट ने साफ कहा था कि ये होम मिनिस्टर अमित शाह की नेतृत्व में ये ऑर्डर्स ले रहा था बोल के खुले आम दूसरे न्यूज़पेपर्स भी इसमें लिखे थे ये। बिल्कुल। अब ये सोच लीजिए कि ये जो पूरी बातचीत हुई है, ये कितना बड़ा खतरा है, कितने बड़े खतरे के साथ मोदी सरकार खेल रही है। क्या ये इस खतरे के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए? क्या मोदी जी से हमें नहीं पूछना चाहिए कि भई आज ऐसी क्या मजबूरी है कि सारे भारतीयों की जो गरिमा है और जो उनकी इज्जत है वो दांव पर लग गई है? मोदी जी और मोदी जी के मंत्री अपनी इज्जत तो गंवा ही रहे हैं, लेकिन साथ में पूरे देश की इज्जत गंवाई जा रही है। पूरे विश्व के सामने सारा विश्व देख रहा है कि भारत आज कितना कमजोर है, कि हम मुंह से चू भी नहीं कर पा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जिधर चाह रहे हैं उधर फुल टॉस लगा लगा के और पूरे फील्ड से बाहर कर रहे हैं एक तरीके से भारत को। तो इस पर देखेंगे कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स कल होते हैं जब संसद शुरू होती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर पाशा, सिद्धार्थ शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।